डीएनए मित्रों, आज हम डीएनए की शुरुआत आचार्य चाणक्य के एक विचार से करेंगे। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि शत्रु यदि विपत्ति में हो, यदि उसके घर में शोक का माहौल हो, तो वहां मौन रहना ही श्रेष्ठ मनुष्य का लक्षण है। दूसरों के विलाप पर उत्सव मनाना नीचता है। मित्रों, यही भारत का सांस्कृतिक डीएनए भी है। लेकिन चाणक्य के शब्दों में कहें तो कुछ नीच विचार के लोग एक व्यक्ति के पुत्र शोक पर उत्सव मना रहे हैं। भारत के पुरातन सांस्कृतिक डीएनए को बदलने की साजिश रच रहे हैं। एक परिवार जिसके बेटे की हत्या घर से 2500 किलोमीटर दूर नौकरी करते हुए हो गई, एक पिता जिसने हॉर्मुज में अमेरिकी हमले के दौरान अपने बेटे को खो दिया, एक पिता जो अपने पुत्र के मृत शरीर की वापसी की प्रतीक्षा कर रहा है। देश का कुंठा क्लब उस 23 साल के लड़के की हत्या पर खुशियां मना रहा है। क्यों खुशी मना रहा है? क्योंकि उस लड़के के पिता से उसका वैचारिक विरोध है, इसलिए। मित्रों, एक तरफ बेटे की मौत पर संवेदनहीनता की अभिव्यक्ति की जा रही है, उसी तरह एक बेटी के चरित्र का हनन हो रहा है। पिता से राजनीतिक विरोध के कारण उनके कॉलेज में पढ़ने वाली बेटी के खिलाफ अश्लील और मनगढ़ंत कहानियां प्रसारित की जा रही हैं। मित्रों, यह सिर्फ संवेदना का सार्वजनिक पिंडदान नहीं है, यह सोशल मीडिया के अनियंत्रित हो जाने का भी प्रमाण है। इसीलिए आज हम अनियंत्रित सोशल मीडिया और उसके जरिए भारतीय संस्कृति के डीएनए को बदलने की साजिश करने वालों की वैचारिक मरम्मत करेंगे। मित्रों, महाग्रंथ महाभारत में कहा गया है कि संसार में माता पिता के लिए अपनी संतान की अर्थी को देखना सबसे बड़ा और सबसे क्रूर मानसिक वध है। इससे बड़ा कोई नर्क नहीं है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के रहने वाले राजेश शर्मा इस समय इसी सत्य का सामना कर रहे हैं। राजेश शर्मा के पुत्र आदित्य शर्मा की 10 जून को ओमान के तट के पास हॉर्मुज स्ट्रेट में हत्या कर दी गई। मर्चेंट नेवी कैडेट आदित्य शर्मा पलाऊ देश के झंडे वाले एक तेल टैंकर पर प्रोबेशनरी डेक कैडेट के रूप में तैनात थे। अमेरिकी मिसाइल हमले में आदित्य शर्मा और उनके 2 साथियों की मृत्यु हो गई। आदित्य का पार्थिव शरीर अभी ओमान के पास है। पोस्टमार्टम और अन्य कागजी प्रक्रियाओं के लिए उसे जहाज से दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा है। सरकार ने संबंधित अधिकारियों से कहा है कि मृत शरीर को जल्द से जल्द भारत वापस लाया जाए। अपने पुत्र के पार्थिव शरीर की प्रतीक्षा कर रहे आदित्य के पिता राजेश शर्मा ने इस घटना को युद्ध अपराध बताया है। उन्होंने अपने बेटे के शव को शीघ्र भारत लाने की मांग की है। इस घटना से देश दुखी है, लेकिन कुंठा क्लब जश्न मना रहा है। कैसे, यह अब आपको आगे दिखाएंगे। पहले हम आपको उस पीड़ित पिता का दर्द सुनाना चाहते हैं जिन्होंने अपने बेटे को खोया है और पिछले 24 घंटे से कुंठा क्लब के टारगेट पर है। मेरे बेटे का जो बॉडी है वो हमारे तक पहुंचाई जाए और मुझे उसकी जो लास्ट स्ट्रगल मोमेंट रही होगी उसके बारे में बताया जाए। मैं अपील करना चाहूँगा अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अनुराग ठाकुर जी से, मुख्यमंत्री हिमाचल सुक्खू जी से, विदेश मंत्री जयशंकर जी से और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि हमारे बच्चे का जो शरीर है उसको यहाँ तक पहुँचाया जाए। पुत्र शोक में डूबे एक पिता की इस वेदना को कोई भी सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति समझ सकता है कि अपने 23 वर्षीय बेटे को गंवाने वाले राजेश शर्मा पर कितना बड़ा भावनात्मक आघात हुआ है। पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। आदित्य के पूरे गांव में शोक का माहौल है, लेकिन सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग करने वाले कुछ निकृष्ट सोच के लोग राजेश शर्मा और उनके परिवार की इस पीड़ा को नहीं समझ पा रहे हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा है, उन्हें तो बस मजा आ रहा है। वैचारिक विरोध में भारतीय संस्कारों को श्रद्धांजलि दे चुका कुंठा क्लब राजेश शर्मा की पुरानी सोशल मीडिया पोस्ट खोज कर निकाल रहा है और फिर उन्हें आधार बनाकर उनके पुत्र शोक पर हंस रहा है, मजाक बना रहा है। सोचिए कितने विचार शून्य लोग हैं जो आदित्य शर्मा की तस्वीर के साथ राजेश शर्मा का गाजा और इजराइल वाली पुरानी पोस्ट लगाकर जहर उगल रहे हैं। हम आपको पढ़कर सुनाते हैं कि क्या क्या लिखा जा रहा है। एक यूजर लिख रहा है, कुछ साल पहले राजेश शर्मा गाजा पर इजराइल के हमले का जश्न मनाते हुए कह रहे थे कि इजराइल को गाजा में जातीय सफाई का आदेश दे देना चाहिए। आज वो अपने बेटे की मौत का शोक मना रहे हैं। ये एक यूजर लिखते हैं। दूसरा संवेदनहीन शख्स लिख रहा है, ये कट्टर मोदी भक्त राजेश शर्मा है।
आज रो रहा है क्योंकि इसकी इकलौती संतान को सरकार की घटिया रणनीति खा गई। कहते हैं ना मां बाप के कर्म उनके मरने के बाद भी औलाद का पीछा नहीं छोड़ते। यही नियम यहां लागू है। सोचिए कितनी विकृत सोच है। अगर आप देख रहे हो ना, आप इस वक्त अपने परिवार से जरा आंखें मिलाकर के देखिएगा, शर्म आएगी आपको। एक व्यक्ति जिसके बेटे की मौत हुई है, शव की प्रतीक्षा कर रहा है और आप उसके लिए क्या लिख रहे हैं? खुद को लिबरल विचारधारा का वाहक बताने वाले कुंठा क्लब के सदस्य लिख रहे हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के बच्चों की मौत और नरसंहार का समर्थन कर रहा था, आज उसी युद्ध की आग में उसका अपना बेगुनाह बेटा चला गया। मतलब संकेतों में यह कुंठा क्लब अपने ही देश के एक नौजवान की मृत्यु को जायज ठहराने की कोशिश कर रहा है। किसी व्यक्ति की पुरानी पोस्ट उठाकर यह साबित करने का प्रयास किया जा रहा है कि अच्छा हुआ तुम्हारा बेटा मर गया। मित्रों, यह सिर्फ राजेश शर्मा पर भावनात्मक आघात नहीं है, बल्कि समाज की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। यह सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने वालों की दूषित मानसिकता की चरम अभिव्यक्ति है। मित्रों, संत कबीरदास ने कहा है कि संतान की मृत्यु का शोक पूरे संसार को रुला देने वाला सबसे भारी दुख है। इसकी तुलना किसी दूसरी सांसारिक हानि से नहीं की जा सकती, लेकिन बीमार मानसिकता के कुछ लोग पुरानी पोस्ट और विचारों से पुत्र शोक की तुलना कर रहे हैं। यह सिर्फ असंवेदनशीलता नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों के शरण का भी उदाहरण है। राजेश शर्मा से वैचारिक विरोध किसी का भी हो सकता है, विचारों का विरोध विचारों से किया जा सकता है, लेकिन किसी वैचारिक विरोधी के बेटे की मृत्यु पर अट्टहास करना यह भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है। भारत में तो ऐसे संस्कार हैं कि पड़ोस का दुश्मन भी यदि मर जाए तो लोग संवेदना व्यक्त करने उसके घर चले जाते हैं। यदि नहीं भी जाते तो कुछ दिन मौन रहते हैं। लेकिन जो लोग ना तो राजेश शर्मा को जानते हैं और ना ही राजेश शर्मा उन्हें अच्छी तरह जानते हैं, वो सिर्फ इस आधार पर उनके पुत्र शोक पर मानवता का पिंड दान कर रहे हैं कि उनके विचार उनसे नहीं मिलते हैं। यह पशु समान व्यवहार है। इजराइल और गाजा के नाम पर भारतीय सांस्कृतिक संस्कारों का विसर्जन करने वालों को आज राजेश शर्मा क्या कह रहे हैं, यह भी अवश्य सुनना चाहिए। वो अपना काम कर रहे हैं, करते रहे, जैसा उनका मन कर रहा है वो लिख देते हैं। तो मैं तो यही करूँगा कि ऐसा हादसा किसी के साथ ना हो, किसी भी पिता के साथ ना हो। जो ट्रोल कर रहे हैं उनके साथ भी कभी ना, भगवान से नहीं कहूँगा। यही शब्द, यही विचार, यही सोच भारत को पश्चिमी देशों से अलग बनाती है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, सामाजिकता के साथ साथ मनुष्यता का भी पतन हो रहा है और इस पतन में सबसे बड़ा योगदान सोशल मीडिया का है। उस सोशल मीडिया का जिसका उपयोग भारत में एक व्यक्ति हर दिन औसतन 2.5 घंटे करता है। वहां जिसको जो मन आता है, जिसके बारे में मन आता है, लोग लिख देते हैं। बेरोक टोक, बेहिचक, बिना उसके प्रभाव के बारे में सोचे अपना विचार व्यक्त कर देते हैं। और ऐसा करते करते कौन कब ट्रोलर बन जाता है पता ही नहीं चलता। कुंठा क्लब के जो लोग आज राजेश शर्मा के पुत्र शोक पर न्यूनतम मर्यादा और मानवता का पिंड दान कर रहे हैं, क्या उनमें इतनी हिम्मत है? और अगर है हिम्मत तो उनके सामने जाकर इस तरीके की बातें कहें। क्या दूषित मानसिकता वाले ये लोग आंख में आंख डालकर ऐसा बोल सकते हैं जो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि उन्हें कानून का डर होता है। उस वक्त सामने आएंगे तो कानूनी कार्रवाई होगी ना। लेकिन सोशल मीडिया पर उन्हें किसी तरीके का डर नहीं होता, क्योंकि वो फर्जी प्रोफाइल बनाकर ऐसे घृणित काम करते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी के भी बारे में कैसी भी दुर्गंध युक्त भाषा में सोशल मीडिया पर कुछ भी लिख देता है। और ये सिर्फ एक तरफ के लोग नहीं हैं, दोनों तरफ के लोग हैं। सच कहें तो ये किसी तरफ के लोग नहीं हैं, ये शाब्दिक हिंसा से पोषित ट्रोलर है। मित्रों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी के बारे में भी झूठी और भ्रामक कहानियां गढ़ी जा रही हैं। बीमार मानसिकता के कुछ लोग उनके बारे में सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी बातें प्रसारित कर रहे हैं जिनका ना कोई तर्क है, ना कोई तथ्य है। सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां लिखकर एक ऐसी बेटी का चरित्र हनन करने की साजिश हो रही है जिसकी पहचान सिर्फ इतनी है कि वो अखिलेश यादव की बेटी है। हम ना ही उस बच्ची की तस्वीर दिखा रहे हैं और ना ही ट्रोलर्स की पोस्ट आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ऐसी पोस्ट को जगह नहीं मिलनी चाहिए। कानपुर साइबर क्राइम थाने में समाजवादी पार्टी के एक नेता की शिकायत पर विनोद यादव, भरत पटेल और नागेश्वर बघेल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इन पर आरोप है कि उन्होंने अखिलेश यादव की बेटी को लेकर सोशल मीडिया पर अमर्यादित, आपत्तिजनक और भ्रामक सामग्री साझा की है। सोचिए कितनी बीमार मानसिकता के लोग हैं।
जो सिर्फ वैचारिक विरोध के कारण ऐसी घिनौनी टिप्पणियां कर रहे हैं। मित्रों, चाहे अखिलेश यादव की बेटी के साथ अभद्रता हो या फिर राजेश शर्मा के साथ संवेदनहीनता हो, दोनों का अड्डा एक ही है और वो है अनियंत्रित सोशल मीडिया। वैश्विक रिसर्च फर्म डेटा रिपोर्टल की डिजिटल रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत कुल संख्या के लिहाज से चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोशल मीडिया बाजार बन चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 50 करोड़ सोशल मीडिया यूजर्स हैं। यदि हर प्लेटफॉर्म पर बने अलग अलग खातों या मल्टीपल अकाउंट्स को गिना जाए तो आंकड़ों के अनुसार यह संख्या 87 करोड़ से भी ज्यादा हो जाती है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाली आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा 25 से 34 वर्ष के युवाओं का है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के मुताबिक भारत में 100 करोड़ से अधिक लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इंटरनेट व्यापार, शिक्षा और डिजिटल क्रांति के माध्यम से देश को आत्मनिर्भर बनाता है। इंटरनेट विकास का एक सशक्त माध्यम है, लेकिन इसी इंटरनेट के साथ सोशल मीडिया एक विकार के रूप में भी स्थापित होता जा रहा है। विशेषकर अनियंत्रित सोशल मीडिया असामाजिक लोगों का अड्डा बन चुका है। इसे आप सभ्य समाज का कोड़ भी कह सकते हैं। हम कोड़ शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि व्यथित हैं। जिसका जब मन होगा, सोचिए किसी का बेटा मरा है और आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। किसी की बेटी को लेकर जो मन आ रहा है वो लिख दे रहे हैं। मित्रों, अलग अलग वैश्विक रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों और टीनेजर्स के साइबर बुलिंग में भारत शीर्ष पर है। मैकेफी की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बच्चों को नस्लवाद, यौन उत्पीड़न और शारीरिक नुकसान पहुंचाने की धमकियों जैसे गंभीर ऑनलाइन दुर्व्यवहार सबसे ज्यादा होते हैं। लेकिन वयस्कों के ट्रोलिंग के मामले में अमेरिका नंबर 1 पर है। वहां पर 41% वयस्क ट्रोलिंग के शिकार होते हैं। वैश्विक स्तर पर साइबर बुलिंग और आक्रामक ट्रोलिंग के मामलों में स्पेन और मलेशिया भी शीर्ष देशों में शामिल है। वॉल्यूम के हिसाब से भारत को सबसे बड़ा डेंजर जोन रखा जा सकता है, क्योंकि भारत में डिजिटल आबादी बहुत बड़ी है। भारत में सोशल मीडिया के विकृत स्वरूप का विस्तार इसलिए भी तेजी से हो रहा है क्योंकि इसमें एंट्री बैरियर शून्य है। कोई भी अकाउंट बना सकता है, कोई भी स्क्रीनशॉट एडिट कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के आने के बाद तो तकनीक का दुरुपयोग चरम पर पहुंच गया है। मित्रों, यदि कोई तीखी बात लिखता है, सख्त शब्दों में सरकार की आलोचना करता है या किसी विचारधारा का विरोध करता है, तो वो उसका लोकतांत्रिक अधिकार है। स्वस्थ लोकतंत्र में ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर असभ्यता और अमर्यादा का जो प्रदर्शन किया जा रहा है, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। भारत में सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा, ट्रोलिंग, नफरत फैलाने वाले भाषण और अश्लीलता के खिलाफ बेहद कड़े कानूनी प्रावधान मौजूद हैं। आईटी नियम 2021 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सीधे तौर पर जवाबदेह बनाते हैं। शिकायत मिलने के 24 से 72 घंटे के भीतर सोशल मीडिया कंपनियों के लिए संबंधित कंटेंट हटाना अनिवार्य है। भारतीय न्याय संहिता के तहत अश्लील, धार्मिक विद्वेष फैलाने या उत्पीड़न संबंधी पोस्ट लिखने पर 3 से 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। आईटी एक्ट 2000 के अनुसार किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसकी निजी तस्वीरें या आपत्तिजनक सामग्री ऑनलाइन पोस्ट करने पर 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। लेकिन आम लोगों को यह अमूमन पता ही नहीं होता कि शिकायत कहां दर्ज करें। पुलिस भी कई बार इसे ऑनलाइन लड़ाई मानकर हल्के में ले लेती है। लेकिन दिक्कत सिर्फ इतनी नहीं है। दिक्कत यह है कि ट्रोलिंग करने वाले ज्यादातर अकाउंट फर्जी होते हैं। कोई भी किसी के नाम से अकाउंट बनाकर उसे चला सकता है और दूसरों को ट्रोल कर सकता है, अश्लील टिप्पणियां कर सकता है। लेकिन इससे भी खतरनाक है नैतिकता का पतन और संवेदना की दरिद्रता। जब कोई ट्रोलर संवेदनहीनता की सारी सीमाएं लांघकर भारतीय सभ्यता, किसी की मान मर्यादा और सामाजिक मर्यादाओं को सिर्फ इसलिए मटियामेट कर देता है क्योंकि उससे उसका वैचारिक मतभेद है। मित्रों, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं कि सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग की संस्कृति को राजनीतिक दलों ने भी बढ़ावा दिया है। अपने तात्कालिक सियासी फायदे के लिए अलग अलग दलों ने ट्रोल आर्मियां खड़ी कर दी हैं। ऑक्सफोर्ड इंटरनेट इंस्टीट्यूट जैसे वैश्विक संस्थाओं की रिपोर्ट्स के अनुसार भारत उन देशों में शामिल है जहां राजनीतिक दल सोशल मीडिया पर राय बदलने, विरोधियों को चुप कराने और नैरेटिव सेट करने के लिए कंप्यूटेशनल प्रोपेगेंडा और साइबर टूल्स का इस्तेमाल करते हैं।
2011 के इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन और 2014 के आम चुनाव के दौरान सोशल मीडिया को पहली बार बड़े पैमाने पर राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। राजनीतिक दलों के वॉर रूम से पेड और अनपेड वॉलंटियर्स को हिट लिस्ट सौंपी जाती थी और उन्हें निर्देश दिए जाते थे कि किन लोगों को किस तरह निशाना बनाना है। राजनीतिक पार्टियां दो तरीके से ट्रोल आर्मी चलाती हैं। पहले वेतनभोगी कर्मचारी जो डिजिटल एजेंसियों के जरिए काम करते हैं और दूसरे कट्टर समर्थक या साइबर वॉलंटियर्स। सियासी दलों ने समाज को इस कदर ध्रुवीकृत कर दिया है कि लाखों लोग बिना किसी आर्थिक लाभ के केवल अपनी राजनीतिक पसंद के कारण स्वयं ही ट्रोल की तरह व्यवहार करने लगा। और जब हम ये बात कर रहे हैं तो इस देश में अब शायद कोई ही ऐसी राजनीतिक पार्टी बची हो जिसकी अपनी कोई ऐसी आर्मी ना हो। हर पार्टी की अपनी ऐसी एक आर्मी तैयार है। जैसे ही कोई सामने वाला उनको नजर आता है वो आर्मी अपनी छोड़ देते हैं। दोनों तरीके के ट्रोलर हम बता रहे हैं, स्तरहीनता की सारी सीमाएं पार कर चुके हैं। ये ट्रोल आर्मी इतनी अनियंत्रित हो चुकी है कि संवेदनहीनता उसका स्वभाव बन चुका है। सवाल है इस अनियंत्रित सोशल मीडिया को नियंत्रित कौन करेगा, कौन इसकी मर्यादा तय करेगा। बेशक सरकार को ही वहां भाषाई मर्यादा के लिए स्पष्ट नियम और सीमाएं निर्धारित करनी होंगी। ऐसे प्रावधान बनाने होंगे जिनसे किसी की मान, प्रतिष्ठा, मर्यादा और संवेदनाओं का हनन ना हो। सरकार को चाहिए कि वो स्पष्ट कानूनी रेडलाइन निर्धारित करे जिसमें आलोचना, विचार और व्यंग्य की पूरी स्वतंत्रता हो, लेकिन गाली गलौज, धमकी और लक्षित उत्पीड़न के खिलाफ बेहद सख्त सजा का प्रावधान हो। सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने वालों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए। दूसरा, सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारत में एक रैपिड रिस्पांस सिस्टम विकसित करना चाहिए, विशेषकर मौत की धमकी, रेप की धमकी, महिलाओं को निशाना बनाने और संवेदनहीन टिप्पणियों के मामले में त्वरित कार्रवाई के लिए। हर राज्य में साइबर पुलिस को सोशल मीडिया के दुरुपयोग, ऑनलाइन धमकियों और डिजिटल साक्ष्यों से निपटने की विशेष ट्रेनिंग दी जानी चाहिए और राजनीतिक दलों को भी चाहिए कि वो अपने समर्थकों के लिए एक सार्वजनिक आचार संहिता जारी करें। मित्रों, लोकतांत्रिक देशों में ट्रोलर्स के खिलाफ सबसे सख्त कानून ब्रिटेन में है। यूके का ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट सोशल मीडिया कंपनियों को नियंत्रित करने वाला एक बेहद कड़ा कानून है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए इंटरनेट पर मौजूद अवैध और हानिकारक कंटेंट को तुरंत हटाना कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया है। यदि कोई प्लेटफॉर्म नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर 225 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यूरोपीय संघ का डिजिटल सर्विसेज एक्ट बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और सर्च इंजनों पर सख्त कानूनी जिम्मेदारियां डालता है। इसी तरीके का सख्त कानून भारत में भी होना चाहिए। इसकी बहुत सख्त आवश्यकता है, लेकिन इस सबसे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि सोशल मीडिया चलाने वाले आम लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। सोशल मीडिया पर सक्रिय हर व्यक्ति के भीतर इंसानियत का भाव होना चाहिए। उसे यह एहसास रहना चाहिए कि एक ट्रोल बनने से पहले वो एक इंसान है। जब तक किसी भी सोशल मीडिया यूजर को, चाहे वो किसी भी विचारधारा का क्यों ना हो, इंसानियत और भारतीय सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान का बोध नहीं होगा, तब तक ऐसी संवेदनहीनता और निकृष्टता की अभिव्यक्तियां होती रहेंगी। मनुष्यता के इस पतन को रोकने के लिए केवल कानून नहीं बल्कि संस्कारों की आवश्यकता पर भी गंभीरता से ध्यान देना होगा।